दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस 6 बजे के लाइव में हम जो विषय पर जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो आज के दिन का चर्चा का केंद्र बनी हुई है। वो खबर ये है कि अभी तो मुश्किल से 1 साल ही हुआ है या तो शायद नहीं हुआ है, पर 1 साल कह दें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो जो नया संसद का भवन बना है ना, वो कहा गया, उसकी डिजाइन को लेकर बहुत सारी बातें की गई। इस पर भी जो है पहेलियां बुझाई गई कि आप किस को आदर्श रखते हुए इसको बनाया गया है। और अद्भुत एक कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइनिंग के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। और इस सब के ऊपर तकरीबन तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का खर्चा जो है इस पर किया गया है। मतलब कि कोविड कोविड के चलते भी जब पूरा देश और दुनिया एकदम जो है वो लॉकडाउन में थी, तब भी वहां काम चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी शिद्दत होगी प्रधानमंत्री जी को इस भवन को बनाने की, कि इसमें तो हमको भले ही कोविड काल क्यों नहीं चलता लेकिन इसका काम चालू रहना चाहिए। वो संसद जो है भाई साहब, पहली बारिश के चलते वहां उसके लिए तो पहली बारिश थी, तो पहली बारिश में उसकी छत जो है वो टपकना शुरू हो गई। और संसद के बाहर भी जो जल भराव है वो भी जैसे दिल्ली में आमतौर पे होता ही है, तो वहां भी हुआ। अब जो संसद को कवर कर रहे हैं काफी अरसे से, अभी हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, वो मैंने कुछ लोगों से बात भी की, कुछ हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट लोग हैं, उन्होंने कहा कि पुरानी संसद में कभी कुछ नहीं हुआ करता था, ना कभी कोई जल रिसाव होता था, ना मतलब वो वाटर लीकेज होता था, ना कहीं कोई पानी पड़ता था। अब वो ब्रिटिश ने बनाई थी वो इमारत जो थी वो। अब ये जो है आत्मनिर्भर भारत का एक गौरवशाली नमूने के तौर पर इसको पेश किया गया। तो सवाल ये होता है मेरे मन में कि ये संसद, नई नई संसद में ये इस तरह का पहली बारिश में जो है वो पानी टपकना शुरू हो जाए, तो पता नहीं आगे आने वाले दिनों में इसमें क्या क्या हो सकता है। और ये सिर्फ संसद में छेद है या पूरी सिस्टम में छेद है, इस पर जो हमने बात करने के लिए कुछ हमारे मेहमान हैं, विद्वान लोग हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन सबको आमंत्रित किया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि इनको हमारे साथ जोड़ दिया जाए, तो हम जो है इस पूरे मुद्दे पर उनके भी जो विचार है, उनकी समझ है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश इस कार्यक्रम के दौरान कर सकते हैं। तो अगर सभी मेहमानों को जोड़ दे अगर हमारी टीम, तो सबका स्वागत भी कर ले। आप सब जानते हैं विनय ठाकुर साहब हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, उनका अनुग्रह है। प्रदीप श्रीवास्तव जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार। रविंद्र सिंह जी जो हैं वो भी आप जानते हैं, परिचित हैं। और प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा जी, ये सब जो है बहुत ही समाज और राजनीति पर जो है बहुत गहरी नजर रखने वाले और विद्वान लोग हैं। तो उनसे मैं आपको मुखातिब मैंने करवा दिया। अब बात शुरू करते हैं। विनय ठाकुर साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ। तो ये अपेक्षित मतलब होता है कभी इस तरह से कि इतना खर्चा किया जाए, हमारे आपके पैसे से ही होता है? वो कहीं कुआं तो है नहीं कि उससे जैसे पानी निकालते हैं वैसे पैसे निकाले और कहीं भी खर्च कर दे। पैसे हमारी आपसी आपकी जेब से जाते हैं और खर्च पे खर्च होते रहे। और हर चीज में मैं मतलब ये कहने का मन होता है कि अभी जो हम देख रहे हैं वो हर जगह पे चीजें या तो ढह रही हैं, या बह रही हैं, या गड्ढे में गिर रही है, या डिरेल, या मतलब ट्रैक चेंज करके जो है ट्रेनें कहीं और जा रही है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कैसे देखते हैं इस चीज को आप? आपका माइक आप अनम्यूट कर दीजिए। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है। वो शर्मनाक इसलिए है क्योंकि जो संसद है वो आपकी संप्रभुता का प्रतीक है। तो कुछ चीजें जो आपके गौरव का प्रतिनिधित्व करती है, उस मामले में आपको कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इसमें भी देखिए कि जो तमाम लोग ऑब्जेक्शन करते रहे, और जो कॉन्ट्रास्ट देखिए कि वायनाड वाले मामले में होम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम तमाम वार्निंग जो है समय से पहले देते हैं, कितनी बारिश होगी, कहाँ पे जल भराव होगा, बिजली गिरेगी, उससे हम 10 मिनट पहले आपको बता देंगे। तो आज के युग में जब हमारे पास जो सैटेलाइट इमेजरी जो है वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है,
हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट सबसे बेस्ट है। तो प्लानिंग के लेवल पे इसमें और एक्सक्यूशन के लेवल पे जब ये कह रहे हैं कि अभी काम चल रहा है, जो एक वो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि काम चल रहा है तो अंडरग्राउंड पाइपिंग की वजह से कहीं लीक हो रहा है। तो दो पार्ट देखिए, एक तो टाटा ने इसको बनाया और जिसने डिजाइन किया, डिजाइन जिसने किया एचसीपी हसमुख लाल चंदूलाल पटेल जी की जो कंपनी है, वो नहीं है, उनके जो बेटे हैं विमल पटेल है और उनकी जो सिस्टर है। अब आप देखिए कि ये जो डिजाइन है विमल, ये एचसीपी ने ही पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा का किया है, इन्होंने ही वो काशी विश्वनाथ का किया है और इन्होंने ही साबरमती रिवर फ्रंट का किया है। बिल्कुल। और इनकी सिस्टर जो है उन्होंने इंटीरियर डिजाइन किया है सब जगह, सेंट्रल विस्टा का भी इसका भी किया है। अब थोड़ा पीछे जाएंगे, चूंकि हम लोगों के पास में आज चीजें कई बार पब्लिक फोरम पे आ जाती है, पर कुछ चीजें आप उसको बहुत वेरीफाई नहीं कर पाते, पर ये पब्लिक डोमेन में है। आप विकिपीडिया में जाइए, देखिए, आप देखेंगे कि दोनों ही लोग विमल पटेल और साना जी दोनों ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दोनों के पास में एक नवरचना यूनिवर्सिटी है, एक जो है सीईपीटी यूनिवर्सिटी है। और इनको स्टेट यूनिवर्सिटी बनाया जिस दौर में गया वो मोदी जी का दौर है। अब जिस ढंग से रशअप किया गया, थोड़ा अगर हम पीछे जाएं तो हम सब लोगों को याद होगा कि जब कॉमनवेल्थ गेम भारत में हुआ था तो उसमें इस तरह की अव्यवस्था हो गई थी कि राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया था, फिर उसको किसी तरह करके बनाया गया। ऐसा अमूमन इसलिए किया जाता है कि इसके बाद कोई आपको प्राइसिंग को लेकर कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि वो सारी चीजें जो होती है वो प्रतिष्ठा की होती है कि आपको किसी तरह इसको करना है। तो मुझको लगता है कि ये पार्लियामेंट वाले मामले में भी जो लोग इसके पीछे थे उन्होंने इसको जो है ऐसी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था, या उनको इसका इतना बड़ा फायदा वो लेना चाहते थे एज ए बड़ा सिंबल अपना एक्सक्यूशन का और एक्सीलेंस का, कि उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियां की। प्राइसिंग तो छोड़ ही दीजिए, 1200 करोड़ एक अलग बात है, पर वो साइट सिलेक्शन से लेकर के एक्सक्यूशन तक भारी गड़बड़ियां हुई है। क्योंकि आप देखेंगे कि जहां वो पानी टपक रहा है वो डोम के नीचे दिखा रहे हैं। आमतौर पे डोम के नीचे सेंटर से पानी नहीं टपकेगा, वो डिजाइनिंग ही तो माने डिजाइन में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक्सक्यूशन की तो अलग ही बात है। और उसके बाद आती है कि जो मटेरियल सिलेक्शन क्या हुआ उनका, इतनी बड़ी चीज हो रही है तो सुपरविजन किस तरह से हुआ। अब जो जवाब दिया जा रहा है वो कोशिश ये की जा रही है कि कोई टेक्निकल बात कह के जो पॉलिटिकल मुद्दों को उसको भटका दिया जाए कि नहीं इसमें कुछ नहीं, जो हेडलाइन मैनेजमेंट होता है कि ये बहुत मामूली सी बात है। पर ये बात मामूली सी बात नहीं है, बात ये है कि आप कितनी संजीदगी के साथ कोई काम करते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते, आपकी शख्सियत कैसी है। अगर आपसे कुछ गलती होती है तो आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको ओन करते हैं, या फिर आप उसको लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है इस लिहाज से बहुत ही संजीदा बात है। और इसकी जिम्मेदारी अगर कोई नहीं ले रहा है, किसी को हटाया नहीं जा रहा है, जांच नहीं बिठाई जा रही है, तो और भी गंभीर बात। मयूर जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है प्रदीप जी। ये जब कह रहे हैं कि अभी भी काम तो चल ही रहा है, तो क्या जल्दबाजी हो सकती है? मतलब ऐसा तो क्या था, ब्रिटिश सिंबलिज्म से बाहर निकालने की इतनी कौन सी जल्दी थी कि अगर काम चल ही रहा है तब आप इसको उद्घाटित भी कर दे और बैठना भी शुरू कर दे? और मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ ये क्योंकि इसमें तो फिर देश के चुने हुए जो जनप्रतिनिधि वो सब आके बैठते हैं। ये तो अभी छत टपक रही है। तो मतलब अगर काम चल रहा है और सब कुछ अगर ठीक से इसको सुपरवाइज भी नहीं अगर हुआ है, या तो उसका वो एक कहता है ना कि पूरा एक बिल्डिंग जब बन जाता है तो उसके बाद उसको फिर से एक जो है री एग्जामिन किया जाता है कि ठीक बना कि नहीं बना।
अगर ये सब नहीं हुआ है तो वो कौन सी जल्दी हो सकती है और क्यों हो सकती है? नहीं मयूर जी, ये जो पार्लियामेंट नया बनने का प्रस्ताव है, ये बहुत पुराना है। मीरा कुमार के समय से, जब वो थी स्पीकर थी, वो फाइलें चल रही थी, ये चल रही थी। मैंने कोई काम होता है अस्थिर से होता है, उसका योजना बनती है, उसका बजट बनता है, टेंडर होता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो राजशाही राजतंत्र के प्रतीक है। मोहम्मद तुगलक ने फैसला कर लिया तो कर लिया, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना है, लाखों मरे लाखों जाए, कोई बात नहीं है। चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या। अयोध्या में क्या हुआ देखिए, पहली बारिश में पूरा अयोध्या भर गया। जो त्राहिमाम कर रहे हैं, ये आपने पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा स्कीम लाई है। ये और आपको मैं बताऊं, सेंट्रल विस्टा स्कीम का ये एक अंग है, एक अंग है, बिल्कुल। हाँ, जो प्रोजेक्ट बना है वो 2,500 करोड़ का है। इसको तुरंत 20-22 हजार करोड़ का है। वो 20-22 हजार करोड़ का है मेरे ख्याल से टोटल, शायद, अगर मैं गलत नहीं। हाँ 20-22 हजार करोड़ का है। उसका एक पोर्शन, क्या मतलब 1/4 या उससे भी कम पोर्शन बना है ये। और आपने इसमें जो है जबरदस्ती रात दिन काम करा के कि 24 के इलेक्शन के पहले लाया, ताकि 24 का इलेक्शन का एजेंडा रहे कि मैंने ये बड़ा काम कर दिया। मतलब छोटी छोटी बातें, मैंने इतनी ट्रेनें चला दी वंदे भारत, हर जगह हरी झंडी दे रहे हैं। पैसा किसका जा रहा है? इनके जेब से तो जा नहीं रहा है, पब्लिक मनी जा रहा है। नष्ट होगा। क्या मतलब है उससे? तो आप जो चाहते हो, ये जो आप बता रहे हैं, उनकी बहन और भाई लोग जो है, बेवल जी और उनके भाई लोग, बनारस में जाके गंद मचा दिया इन लोगों ने। हर दीवारों पे चित्रकारी कर दी है, लाखों रुपया खर्च किया है चित्रकारी करने में, जिसका कोई मतलब ही नहीं है बनारस में। वही काम वो रेलवे स्टेशन पे मैं देख रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ तो रेलवे स्टेशन बड़े बड़े चित्र। अच्छा, वो मधुबनी पेंटिंग टाइप की चीज थी तो भी समझ में आता। ये सारा पैसा, मतलब इनको पैसे के कोई वो नहीं है, कोई मलाल नहीं है। बहुत बढ़िया नारा दे रहे हैं लोग कि बाहर पेपर लीकेज और अंदर जो है वाटर लीकेज। अखिलेश यादव ने कहा है ये बात। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा कि आप बाहर ले जाइए, मतलब जब तक ये सब आप करते हैं, जब तक ठीक नहीं होता, तब तक पुराने पार्लियामेंट, कम से कम वहां पुराने सांसदों से मुलाकात तो होती थी। सागर का घोष ने ट्वीट में दिया है कि कल जो बारिश हुई थी उसमें लोगों को शरण लेने के लिए, इसमें पोर्च भी नहीं है बाहर कि आप जाके अपना वहां पे खड़े होते। नहीं होता जब पार्किंग होता है, वो होता है जहां खड़े हो जाते हैं, बरामदा होता है जहां हम लोग संसद में जाते थे, बारिश होती थी तो हम लोग जाके वहां खड़े हो जाते थे, भागते हो जाते थे, पोर्च में छिप जाते थे, फिर अंदर बरामदे में रहते थे। यहाँ पे वो सब व्यवस्था नहीं है। सागर घोष ने लिखा है। और कांग्रेस के जो चीफ व्हिप है मणिक्कम टैगोर, वो एडजॉर्नमेंट मोशन उन्होंने याचिका दी है, और उन्होंने ये नारा दिया, सॉरी, अंदर लिखे। और जो फोटो दिखाया आपने उसपे, जैसे पुराने मकानों से पानी टपकता था तो हम लोग बाल्टी रख देते थे, हाँ, टप टप पानी। और विनय जी ने बहुत सही कहा, डोम से पानी का टपकना मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। डोम तो इसीलिए बनाते हैं कि वो उस पर पानी टिके ना, छत पे पानी टिक जाता है तब वो टपकता है। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है टपकना शुरू हो गया। वो जब पानी इकट्ठा हो जाता है, कॉमन सेंस की बात है, तब वो ये होना शुरू हो जाता है। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि ये बहुत बड़ा और आप सेनेगल लेके पूजा पाठ करवा के आप नौटंकी मचा के देश का पैसा, इत्तेफाक की बात है मयूर जी बताएं कि आज इंडियन एक्सप्रेस में लेता हूँ, रोज देखता हूँ जब, हाँ ये देखिए इस बाल्टी के पानी टपक रहा है। तो मैं जिक्र किया, दिखा दे। देखिए पुराने जो झोपड़ झुग्गी में रहते थे, या जो चाल में रहने वाले होते थे, या जो मकान बहुत पुराने हो जाते थे, हवेली भी ये बहुत पुरानी हो गई, उनकी छतें टपकती थी तो इससे बाल्टी लगाना पड़ता था। किसी नए मकान में इससे बाल्टी का पानी, वो भी सांसद में, ये लोकतंत्र जिससे टपक रहा है, उसी तरह लोकतंत्र की सर्व संस्था जो है वो टपक रही है। ये मोदी जी करने में है। मैं ये कह रहा था कि पब्लिक मनी का कितना दुरुपयोग आज ही मैं सोच रहा था। इंडियन एक्सप्रेस में लेता हूँ, मैं पिछले 5 दिन से देख रहा हूँ, 6 दिन से,
हरियाणा गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा रोज एक पेज का एडवर्टीजमेंट आ रहा है। मैं दंग हूं। एक पेज का एडवर्टीजमेंट आप जानते हैं कितना पैसा लगता है? ये क्यों? अच्छा, दिल्ली के अखबार में क्यों? तो इन लोगों को पैसे का कोई चिंता नहीं। अच्छा, उनके घर का तो है नहीं, हम लोकल लैंग्वेज में नहीं बात कर सकते हैं। उनके घर के, उनके खानदान का पैसा तो है नहीं, ये तो पब्लिक मनी है। आप पब्लिक मनी, अच्छा, और प्रोजेक्ट के लिए, हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए, एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए आपके पास पैसा नहीं रहता है, घाटे के बजट लाते हैं आप। अगर मोदी जी का टूर, मोदी जी या प्रधानमंत्री का टूर, पता नहीं आपके दर्शक जानते हैं कि नहीं जानते, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, 90% नहीं जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री चलता है तो क्या क्या होता है। उसके कहीं जाने के 4 दिन पहले टीम चली जाती है, वो टीम होटलों में वहां रहती है, वहां के उसको पूरा वहां पूरा खर्चा करती है। जहां प्रधानमंत्री जाता है उस रूट पे 2 दिन पहले रिहर्सल होता है, सारे ट्रैफिक को रोक के। फिर वो एक पापड़ भले खाएं, लेकिन उनके नाश्ते और खाने के दाम पे जो स्थानीय प्रशासन है लाखों रुपया खर्च करती है। वो उतर के बस जाके एक कप चाय पी के चले आए, लेकिन कलेक्टर से लेके वहां जो चपरासी तक है उनकी पौ पार हो जाती है। वो सब पैसा कहां से जाता है? सब हम लोग की जेब का पैसा है। फिर वो जिस तरह मूव करते हैं, वो पर घंटा के हिसाब से लगाएगा तो बहुत खर्चे हैं। और आप जा रहे हैं साहब, रेल को झंडी दिखाने जा रहे हैं, आप सड़क का उद्घाटन करने जा रहे हैं, आपकी इस जाने में 1 करोड़ 2 करोड़ हमारे जेब से खर्च हो रहा है। ये पार्लियामेंट में भी इसी तरह 970 करोड़ का ये था प्लानिंग, और 2 साल के भीतर स्क्लैट करके 1200 करोड़ पहुंच गया। अब आप सोचिए, जो 2500 करोड़ का मामला है वो कितने हजार करोड़ पे जाएगा, ये आप सोच सकते हैं। आप 10 दिसंबर को इसका शिलान्यास किया 2020 में, कोरोना के बावजूद बनाते रहे इसको, भी आंकड़ा नहीं मिला कि उसमें कितने मजदूर कोरोना की वजह से इन्फेक्टेड होकर मरे हैं, जिए हैं, ये भी नहीं पता। और आप विदेश से आते थे तो जल्दी बनाओ, जल्दी। अरे भाई, क्या जल्दी थी? आज भी मैं बताऊं, आप पार्लियामेंट, पुराने पार्लियामेंट में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था में एक ऐतिहासिक इमारत में है, या एक फीलिंग आएगी आपको। जैसे इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की फीलिंग खत्म कर दी, उसी से पार्लियामेंट और हर जगह की फीलिंग है। ये सेंट्रल विस्टा बन जाएगा। ये जो लुटियन ने बनाया था, ये पूरा जो राजपथ से ये था, वो रास्ते में बिल्डिंग नहीं खड़ी की थी कि वायसराय हाउस में जो हवा का संवहन है उसमें कहीं रुकावट ना आए। इसलिए राजपथ आपको इतना लंबा चौड़ा जो दिखाई देता है, कहीं दोनों तरफ बिल्डिंग नहीं है। उसका मेन कारण ये है कि हवा का संवहन जो है वो राजपथ भवन, वायसराय भवन तक जाए या साउथ ब्लॉक या पार्लियामेंट तक जाए, उसमें कहीं रुकावट नहीं है। ये हर जगह ब्लॉक कर रहे हैं, हर जगह खत्म कर रहे हैं। जो कल्चरल हेरिटेज है उस सबके पीछे पड़े हैं ये। अयोध्या को खत्म कर दिया, बनारस को खत्म कर दिया, पार्लियामेंट को खत्म कर दिया, और अंधाधुंध पैसा बाहर जा रहा है। तो इस पे ये सीरियस मामला है। और मुझे लगता है कि इस पे इन्होंने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया, इस पे बहस भी होगी। उन्होंने मांग की है कि कमेटी बैठाई जाए, ताकि जो मटेरियल की बात है, कैसे बना, क्या मटेरियल यूज हुआ, मणिकम टैगोर ने जो दिया उसमें सब मांग उठाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है। लेकिन ये प्रकृति जो है आपकी, जो वो होती है ना, वो सब आप बाहर ला देती है। जो भी आपने उत्पाद किया है, ये किया है, वो सब बाहर आ रहा है धीरे धीरे। जी मनोज जी। रविंद्र भाई, मैं क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मेरे ख्याल से हम सभी लोग हैं, तो ये सब में से मोदी साहब का ये सब, अच्छा मैं इससे पहले डॉक्टर सुधांशु कुमार जी का स्वागत कर लूँ, वो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तो सुधांशु साहब का बहुत बहुत स्वागत है। वो मुझे मतलब क्यों पता नहीं हिटलर याद आ जाता है, फिर उसका आर्किटेक्चरल जो एक जुनून था, प्रेम था, वो भी मुझे याद आ जाता है। फिर मुझे अल्बर्ट स्पीयर याद आ जाता है, जो जिसको लेकर उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी कि हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। थोड़ा बहुत कुछ बनाया भी और बहुत कुछ बाकी रह गया। तो हिटलर का अगर आप देखें ना, तो आपको लगता है कि वो सिर्फ वो मॉन्यूमेंट्स बनाने के पीछे पागल था। उसको बनाने थे मॉन्यूमेंट्स, दुनिया भर के मॉन्यूमेंट्स बनाने थे, और ऐसा बनाना था कि मतलब पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक, मतलब कि हजारों सालों तक उसको याद रखा जाए, जैसे रोमन्स को याद रखा जाता है।
उस तरह का उसका ख्वाब भी हुआ करता था। अब मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ भी मैं जब देखता हूँ तो मुझे यही दिखता है मोदी साहब में। अब क्या करूँ, अब मैं कहा कि तुलना हो जाती है कि वो भी जो है कुछ मॉन्यूमेंट्स के पीछे पागल है, मतलब कि कुछ चीजें ऐसी हो जो उनके नाम पर याद रखी जाएगी। ये नरेंद्र भाई थे तो ये हुआ था। तो उद्घाटन से लेके हर चीज में हरी झंडी दिखाने से लेके सेंट्रल विस्टा बनाने से लेके आप जो भी अगर कोई भी उदाहरण ले ली जाए, हमारा वो सरदार पटेल का स्टेच्यू क्यों ना हो जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना है, या फिर वो रिवर फ्रंट बना है साबरमती का, तो मुझे लगता है कि ही इज मोर इंटरेस्टेड इनटू क्रिएटिंग मॉन्यूमेंट्स फॉर विच ही मस्ट बी रिमेम्बर्ड इन दी डेज टू कम, व्हेन द डेज, मतलब उस भविष्य में जब वो हिस्ट्री कभी लिखी जाए। ऐसा लगता है ये हड़बड़ाहट है क्या, ये क्या है ये? जी, ये जो तुलना मुझे लग रही है वो सही लग रही है आपको? नमस्कार मयूर जी, बिल्कुल सही बात है। हड़बड़ाहट जो है वो साफ दिखाई दे रही है। और जी। देखिए, संसद भवन की अगर बात करें, जैसे प्रदीप भाई ने बताया कि जब बारिश होती है तो हम लोग भीतर भाग जाते थे और बारिश से बच जाते थे। तो संसद भवन के अगर मैं 2 मिनट लेते हुए थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूं किस तरह का उसका आर्किटेक्चर है, तो संसद भवन के भीतर 3 भवन है अलग अलग, जो पुराने की बात कर रहा हूँ, नई की नहीं। एक जो मुख्य संसद भवन है जहां पर चेंबर्स हैं, दोनों लोकसभा राज्यसभा, और एक सेंट्रल हॉल था जिसमें संविधान की संरचना की गई। ये 3 बड़े बड़े चेंबर्स या बड़े बड़े हॉल्स थे उसमें, और उसी के भीतर मंत्रियों के कमरे थे। जो मुख्यमंत्री हैं, जो मेन मिनिस्टर्स हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हैं या राजनाथ सिंह, अमित शाह, जो मेन मिनिस्टर्स हैं, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन सब के कमरे वहां पर उसी बिल्डिंग में सब है। और उसके अलावा जो टेबल ऑफिस है जहां पर, और नोटिस ऑफिस है जहां पर सवाल लगाए जाते हैं, नोटिस दिए जाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट ऑफिस, चेयरमैन का चैम्बर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस है रमन जी, पॉलिटिकल पार्टीज के सारे ऑफिस, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर वहां पर हैं, एनडीए यूपीए के दफ्तर वहां पर, ठीक है सर। उसके बगल में ही है पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग वही बिल्डिंग है जहां पर यहां से जो संविधान की मूल प्रति, जिस पर सबके हस्ताक्षर हैं, वो आज भी सहेज कर रखी गई है पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में, ठीक है सर। उसको एक नियत टेम्परेचर पर रखा जाता है, लाइट के भीतर रखा जाता है, ताकि उसके जो कागज हैं वो ठीक स्वस्थ रहें। और एक बिल्डिंग, और यही वो पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग है जहां सन 1957 तक भारत का सुप्रीम कोर्ट यहां से काम करता था, है ना। उसके बाद वो नई बिल्डिंग बनी और वहां पर सुप्रीम कोर्ट चला गया। एक है पार्लियामेंट एनेक्सी, जो लाइब्रेरी बिल्डिंग और पार्लियामेंट जो मेन बिल्डिंग है उसके बाजू में है, यानी कि 3 मुख्य बिल्डिंग है। और ये तीनों बिल्डिंग ऐसी हैं जो मुझे लगता है कम से कम 70-80 साल पुरानी कम से कम है, और सबसे ज्यादा पुरानी जो 1929 में संचालित हो गई थी, वो 1927 में, माफ कीजिएगा, जो मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग है। तो इन तीनों इमारतों में जब संसद का कार्यवाही शुरू होती है तो एक बात ये तय है कि कम से कम 10,000 लोग, जब पार्लियामेंट हाउस सेशन में आता है तो ये मान के चलिए 10,000 लोग एक साथ इन तीनों अलग अलग इमारतों के भीतर रहते हैं, जिसमें सिक्योरिटी स्टाफ भी है, और 800 तो सांसद ही हैं, उनका स्टाफ है, मिनिस्टर्स हैं, उनका स्टाफ है, दर्शक दीर्घाओं में जो लोग जाते हैं वो है, प्लस पार्लियामेंट का अपना स्टाफ, पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी। तो इतने सारे लोग वहां पर कम से कम एक समय में 10,000 आदमी रहता है जब सेशन रहता है। इतने सांसदों के बीच इतने लोगों के आने के बावजूद जब आप देखिए कितनी बेहतर, और जब 1927 में जब इसका बनाया गया था तब तो शायद किसी ने कल्पना की नहीं होगी कि 10,000 लोग इस इमारत में आएंगे किसी समय में। तब तो ये कल्पना की नहीं गई होगी, तब तो यही माना गया होगा कि जो सदन की संख्या है उससे अगर 2 गुना 3 गुना लोग आ गए तो बहुत है। लेकिन अब इतने ज्यादा संख्या में आते हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके से उस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया है जिसमें ना किसी व्यक्ति को शौचालय की दिक्कत आती है वहां पर, ना किसी को पानी की तकलीफ होती है, और अगर बारिश आ गई तो बारिश में बचने के लिए बहुत असीमित संसाधन है, आप आराम से वहां बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। सेंट्रल हॉल में इतनी ज्यादा जगह है कि वहां पर सांसद घंटों बैठ के बातचीत करते हैं, बहुत ज्यादा जगह है, और किसी को भी दिक्कत नहीं होती है। बारिश चाहे 2 घंटे 3 घंटे 4, और आई भी है, पहली दफा तो बारिश आई नहीं है, इसके पहले भी कितनी बार बारिश आई, लेकिन कोई भीगने की दिक्कत नहीं है। गाड़ी आपके बिल्कुल पोर्च तक आती है, गाड़ी जो है वो पोर्च तक आती है, और वहां से आप सांसद महोदय बैठ के चले जाएंगे, बिल्कुल बारिश की एक बूंद नहीं गिरेगी। लेकिन अब जो नई बिल्डिंग बन गई है, इस बिल्डिंग का हालत यह है कि जैसे प्रदीप भाई ने बताया कि उसमें पोर्च नहीं है। जो भी व्यक्ति, वो सीढ़ियां बना दी गई हैं, 7-8-10 सीढ़ियां जो हम लोग देखते हैं, आपने भी देखा होगा, उन सीढ़ियों को चढ़ के आपको जाना पड़ेगा, वहीं से वापस आना पड़ेगा, एक ही गेट है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति, यानी कि अगर कोई नॉन पार्लियामेंटेरियन है,
जो सदस्य नहीं, एक्स एमपी है या पत्रकार है या कोई और दर्शक दीर्घा में जाने वाला, उनके लिए दूसरा गेट है। उसी गेट से आएंगे, उसी गेट से जाएंगे। अब कितना ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। और पहले क्या था, पहले पुराने पार्लियामेंट हाउस में 12 गेट थे। 12 गेट में से एक गेट, 1 नंबर जो मुख्य गेट है, 2 नंबर गेट उसके बगल में, वो हमेशा सुरक्षित था, आरक्षित था स्पीकर के लिए। 4 नंबर गेट से सांसद और पत्रकार आम आदमी आता जाता है। वैसे ही 12 नंबर गेट है जिससे कोई भी आ जा सकता है। बाकी के कुछ गेट एक चेयरमैन के लिए आरक्षित था, एक प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित, और बाकी पूरी बिल्डिंग जिस तरीके से वो अवेलेबल थी कि कोई कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन अब जो नई बिल्डिंग है उसमें पीएम का और चेयरमैन का उनका गेट अलग है, और बाकी सब सांसदों का एक गेट है, उसी से आना उसी से जाना। जब सीढ़ियों से आप उतरेंगे तो ये मानिए अगर बारिश तेज है तो आपका भीगना तय है, क्योंकि गाड़ी तक पहुंचने के लिए आपको 7-8 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ेगा। और ये तो तब है जबकि पानी वहां नहीं भरा हुआ है। अगर वहां नीचे पानी भरा है, और जगह बहुत सीमित है सर वहां पे, क्योंकि पार्लियामेंट की पुराना जो मुख्य जो कैंपस है वो बहुत पुराना है। अगर एक साथ वहां पर 10 से 15 गाड़ी आ गई तो आप मान के चलिए वहां पे जाम लगना लाजमी है, जाम लगना ही लगना है। और जब से नई ये इमारत बन गई है तब से वो जो एक पुरानी और नई के बीच का जो कॉरिडोर है वो और छोटा हो गया, जिसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक का जाम हमेशा लगता है। और हालांकि वहां पे ट्रैफिक पुलिस होती है, लेकिन वो किसी को हटा नहीं सकती है, क्योंकि सब लोग, कोई मंत्री का गाड़ी है, कोई सांसद की गाड़ी है, और जाहिर है किसी न किसी का इंतजार ही कर रहे होते हैं। कोई सांसद 2 मिनट में आने वाला है, कोई 5 मिनट में। तो लेकिन अब हालत ये हो गई है कि अगर आप तुरंत नहीं आएंगे तो फिर गाड़ी चली जाएगी, फिर गाड़ी आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा आधे घंटे के लिए, जब गाड़ी घूम के आएगी, क्योंकि वहां पे खड़ी करने के लिए जगह नहीं बची है। और इतनी स्थिति में उसके बाद अब जब बात आई कि हड़बड़ी की, देखिए प्रधानमंत्री ने जब इसका इनॉग्रेशन किया था, ये 2020 में अक्टूबर के महीने में इनॉग्रेशन इसका किया था, और उस दिन इनॉग्रेशन करने के लिए भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं थे। प्रधानमंत्री ने खुद ही अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन किया, जो भूमि पूजन किया था, है ना। तो उस दिन क्योंकि ऐसा क्यों किया गया, वैसे तो उपराष्ट्रपति तो सदन के हिस्से हैं, वो तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनको भी मुझे याद है वेंकैया नायडू उस वक्त थे, वेंकैया नायडू रातों रात चेन्नई गए, ताकि अगर वो दिल्ली में रहेंगे तो सदन के भीतर अगर कोई कार्यक्रम है तो प्रोटोकॉल जो है सर, प्रोटोकॉल में वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से बड़े हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर उस कार्यक्रम में है और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ही फिर वहां पर बनते हैं मुख्य अतिथि। तो उनको और राष्ट्रपति को किस तरीके से सदन से बाहर रखा जाए, इसकी प्लानिंग करने के बाद वहां पर भूमि पूजन किया गया अक्टूबर के महीने में। और उसी तरीके से 23 जो मई के महीने में इसकी जो उद्घाटन किया गया था, बिल्डिंग जब तैयार हो गई थी, जब ये शेंगोल और ये सारी कहानियां हम लोगों ने देखी, वैसे ही बीच में ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दृश्य वो द्वार का ही है ना जो आप कह रहे हैं, वहां से जाने के लिए आपको? ये आपने बढ़िया दृश्य दिखाया। देखिए वो जो सामने दिख रहा है ना सर, सामने जो सीढ़ियां दिख रही हैं, सामने सीढ़ियां, ये पुरानी बिल्डिंग का गेट नंबर 1 है। अच्छा, ओके। हाँ, पुरानी बिल्डिंग का गेट नंबर जो हरी जो आपको कारपेट दिख रहा है, उसका मतलब है लोकसभा का इलाका है वो, जहाँ पे लोकसभा, हरा रंग का आपको कारपेट दिखेगा, मतलब लोकसभा। ये रवि जी पुरानी बिल्डिंग है ये? हाँ, ये पुरानी बिल्डिंग है सर, पुरानी बिल्डिंग का गेट नंबर 1 है ये। लेकिन वही तो कह रहा हूँ, ये गाड़ियां जो खड़ी है ना सर, अब ये जाम में फंस गई गाड़ियां। हाँ, फंसी हुई है बिल्कुल। और वो जो पानी में तैर रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर गोलियां भी चली थी। और ये गेट नंबर 1 के ऊपर देखिए, ऊपर जो आप देख रहे हैं पोर्च है, तो यहाँ पर सांसद वहां से बाहर आते हैं तो उनको कभी बारिश के सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब जो नई बिल्डिंग बना दी गई है, उसमें स्थिति ऐसी है कि वहां पर सांसदों को हमेशा बारिश का शिकार होना पड़ेगा। ये देखिए, ये हरे रंग का जो कारपेट आप देख रहे हैं ना सर, इसका मतलब है 70% हिस्सा जो है वो लोकसभा के पास है, 30% हिस्सा जो है वो राज्यसभा के पास है। नहीं रविंद्र, ये गेट नंबर 1 नहीं है, वहां कहाँ हरा दिखाई देता है, हरा कारपेट दिखाई देता था सर। हरा कारपेट 70, ये सीधा जाएंगे तो सर वो आ जाता है अपना सेंट्रल हॉल। सीधा जाएंगे ना सर, इससे अंदर घुसेंगे और सीधा चले जाएंगे तो सेंट्रल हॉल है। पार्क करने के बाद पार्क, जहाँ पर मूर्तियां लगी हैं सर, जी मूर्तियां लगी है ना सर, जहाँ पे सबकी भगत सिंह, नेहरू सबकी मूर्तियां हैं वहाँ। तो थोड़ा विषय से भटक गए, पर ये अच्छी बात आपने दिखाया सर। गेट वेट मैंने दिखा दिया, तो मैंने बताया कि कौन सा इलाका है ये, तो यहाँ पे पानी भर जाता है। अब बात करते हैं सर संसद की। प्रधानमंत्री जब से आए हैं तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सुरक्षा जो है,
पार्लियामेंट की सुरक्षा वैसे तो सारी एजेंसीज करती हैं, दिल्ली पुलिस से लेकर सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और जो दूसरी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सब यहाँ पर रहती हैं। लेकिन जो भीतर की सुरक्षा है ना सर, भीतर जो सांसद कौन है उनकी पहचान करना, वो काम है यहाँ के वॉच एंड वार्ड का। और वॉच एंड वार्ड की जो संस्था है वो उतनी ही पुरानी है जितनी संसद की बिल्डिंग 1927 में बनी थी। उस वक्त अंग्रेजों का समय था, तब 1927 में जो बिल्डिंग बनी थी, 1929 में वॉच एंड वार्ड की स्थापना की गई थी। वो क्या था? वो था कि जो सांसद अंदर आते हैं उनकी पहचान करना और उनको सलीके से, तरीके से उनके अगर जरूरत पड़े तो, वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं सांसदों का चेकिंग के, अगर जरूरत पड़े तो उनकी बहुत सलीके से चेकिंग करना, ताकि किसी तरीके से उनको ये ना लगा कि हमारे मानहानि हुई है। अब जो सीआईएसएफ है उनको इस बात के लिए ट्रेनिंग नहीं मिली, तो वहां पे रोज झगड़ा होता है सांसदों के साथ सीआईएसएफ का कि हमारे साथ बदतमीजी की गई है, और वो लोग शिकायत देते हैं, स्पीकर को देते हैं, वो चेयरमैन को देते हैं। अब क्या हुआ, वॉच एंड वार्ड का जिक्र मैंने इसलिए किया कि पिछले सदन से लेके आज तक, यानी कि दूसरा सेशन है, वॉच एंड वार्ड की स्थिति क्या होगी? अब उसको सचिवालय, अब उसको सुरक्षा बोलते हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट की सुरक्षा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की। अब उनका भविष्य अधर में है। करीब 1000 कर्मचारी हैं, जिसमें निचले स्तर से लेकर और डायरेक्टर तक के अधिकारी हैं। अब वो लोग इस बात को लेकर है कि हमारा भविष्य क्या होगा, उनको एक सेकंड रवि जी बता दें सीआईएसएफ क्यों आया। ये योजना इसलिए मंजूर हुई है कि इनको डर था कि श्रीलंका की तरह जो पब्लिक में वो हो रहा है, पार्लियामेंट पे जो है रिजल्ट के बाद वो, इसलिए इन लोगों ने 6 महीने पहले से इशारा किया था। जी हाँ जी। तो सर वो जो मेन सुरक्षा जिनके हाथ में थी पहचान करने की, उन लोगों के भविष्य अंधकार में है। वो लोग रोज वहां पर ये बात कहते हैं कि हमको इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम लोग नौकरी के भीतर हैं कि बाहर हैं। किसी की 2 साल की सर्विस बची है तो किसी को 3 साल पहले ही ज्वाइन किया है। बिल्कुल नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है, वहां से लेकर और बुजुर्ग लोग जो बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब बैठे हैं। सबकी स्थिति यह है कि हमारी जो सर्विस है उस सर्विस का भविष्य क्या होगा। हम लोगों को अब कोई काम असाइन नहीं किया जा रहा है। तो एक दूसरा काम ये सुरक्षा की बताया, दूसरा काम सेक्रेटेरिएट। अब चर्चा ये चल रही है कि दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय है उनको एकीकृत कर दिया जाएगा, उनको एक बना दिया जाएगा। जो भी पिछले 75 साल से अलग अलग काम कर रहे थे उनको एक कर दिया जाएगा। सुरक्षा का मैंने बताया। फिर आया टीवी अलग अलग इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे। लोकसभा टीवी अलग था, राज्यसभा टीवी अलग था, उन दोनों को मर्ज करके एक एंटिटी बना दी गई है। और ये सब किसने किया? आने के बाद जब ये सरकार सत्ता में आई है। इन सब से लाभ क्या हुआ? इन सब से लाभ वो हुआ कि हमको एक बाल्टी रखनी पड़ गई सर अपने आप को बचाने के लिए। वो बाल्टी में हम लोगों को दिख गया कि किस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है। अब प्रधानमंत्री ने ये जब नई इमारत का निर्माण हुआ तो उसमें, अब ये देखिए हैरानी की बात, उसमें कितना पैसा लगा। अब देखिए इसका आंकड़ा आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है कि सही आंकड़ा क्या है उसके लिए ये 12 शुरुआत में 900 करोड़ रुपए उसके लिए असाइन किए गए थे। उसके बाद पैसे बढ़ा दिए गए, लेकिन बढ़ाकर कितने बढ़ाए गए और कितने पैसे उसमें लग चुके हैं अब तक क्या आम आदमी को इस बात को जानने का अधिकार नहीं है। लेकिन अभी तक उसकी सही जानकारी अभी तक जनता के साथ साझी नहीं की गई है, जबकि स्पीकर वही हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जिसके अंडर में ये निर्माण की पूरी जिम्मेदारी है वो भी वही है। मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी थे, आज हालांकि वो मंत्रालय में नहीं है लेकिन मंत्रिमंडल में है। तो वो सब होने के बावजूद भी आप देखिए कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी सरकार में है कि दोनों की जानकारी हमारे पास नहीं है कि कितना पैसा इस पर खर्च हुआ। मुझे लगता है मैंने ज्यादा समय ले लिया और 2 और मेहमान भी हैं, तो बाकी बात आपका फ्लो बना हुआ था तो मैं कहा ठीक है आप जानकारी जो दे रहे हैं प्रोफेसर, और क्योंकि आप एक्चुअली खबर भी करते हैं संसद, तो वो समझना और सुनना भी जरूरी था। प्रदीप भाई बता देंगे अगर प्रदीप भाई मैंने बात बताई वो सही है कि कुछ उसमें ऊपर नीचे है? अनम्यूट कीजिए प्रदीप भाई। हाँ प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आऊंगा। अब दर्शक बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था, तो कुछ जो है ये तो कह रहे हैं कि भाई आप तो खामखा मोदी साहब को बदनाम करें, उन्होंने सांसदों के लिए जो है वो तैरने की व्यवस्था कर दी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि विकास टपक रहा है, आपको पानी दिख रहा है, वो एक्चुअली विकास है। आपको क्या लग रहा है? प्रोफेसर मिश्रा जी आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए। आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए मिश्रा जी। मिश्रा जी आपसे बात कर रहा हूं, आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए। नहीं आपका
आपका माइक अनम्यूट करना होगा आपको। चलिए मैं ही कर देता हूँ यहीं से। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई ये क्या हो रहा है? आप बताइए, अब बताइए। अरे मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप म्यूट कर रहे हैं सर। अब बताइए। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ सॉरी, देखिए व्यंग करना, विद्रूप करना या तो बहुत आसान है जी और ऐसा करने से बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। जी। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो सरकार में है उसके पास सत्ता है और उस सत्ता को किस तरह से परिचालित करता है इसके ऊपर ही ब्रॉडली उनका जो मूल्यांकन है ये हो सकता है। तो जहां जी तक इस सरकार की बात है, इस सरकार के जितने समर्थक आपने देखा होगा सबको एक ही बात कहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है 2-3 उपलब्धियां गिनाइए तो एक ही बात कहते हैं, वो है कंस्ट्रक्शन, 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 कंस्ट्रक्शन। और वो कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ है, किन लोगों के मार्फत हुआ है, उसके बारे में चर्चा हो गई है। इसलिए मैं अलग से बोलना नहीं चाहता हूँ। अयोध्या में किन लोगों ने किया, बनारस में किन लोगों ने किया, अभी जितने ठेका जो मिल रहा है देश में वो किन लोगों को मिल रहा है और किस आसानी से मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग भी कह सकते हैं उसमें कहने में कोई बुराई नहीं है। गुजराती, ज्यादातर गुजराती लोगों को मिल रहे, वो नहीं, बात वास्तविक है। वो तो एक कॉन्टेक्स्ट है, वो एक कॉन्टेक्स्ट है। उससे भी बड़ा जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कैश इकोनॉमी के साथ इसका संपर्क बहुत ज्यादा है। आप जहां भी, आप उत्तर प्रदेश की बहरेज की राजनीति ले लीजिए, पश्चिम बंगाल की अलीपुर द्वार की ले लीजिए, या मध्य प्रदेश की अनूपनगर की ले लीजिए, सब जगह बात यह है जो कंस्ट्रक्शन के साथ कैश का संपर्क है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का संपर्क है। और ये पूरी जो ठेकेदारी व्यवस्था है, ये पूरी अर्थनीति अभी वो ठेकेदारी के ऊपर आ गई है और इसी का बड़ा स्वरूप के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। किंतु अभी काफी सैकड़ों एग्जाम्पल है। ये लोकसभा चुनाव के पहले ये सब एग्जाम्पल कारपेट के नीचे चले जाते हैं, अब लोकसभा इलेक्शन के बाद ये कारपेट के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा लोगों को दिखाई दे रहा है और ज्यादा बातें हो रही है। जबकि इस तरह के टॉपिक पर 4 PM जैसा चैनल को शायद आलोचना ही नहीं करना चाहिए, किंतु आलोचना इसलिए हम लोग करने के लिए बाध्य है क्योंकि ये तो सिम्टम है। ये जो मैलिस तो पूरा फैला हुआ है और इस मैलिस का नागपुर के जो सांसद हैं नितिन गडकरी जी, उनका भी संपर्क है। काफी लोग इस भ्रम में रहते हैं, जो देखिए बहुत अच्छे मंत्री हैं, बात करते हैं डायरेक्टली, ये सब भ्रम फैलाने वाली बात है। जिस तरह से नेशनल हाईवे के संप्रसारण के कामों में और जिस तरह से परिभाषाएं बदल दी गई है इस देश में, स्टैटिस्टिक्स और जो मायने होता है वो मायने आपने बदल दिया है, जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में हो या किलोमीटर को आप कैसे माप करते हैं कंस्ट्रक्शन में, उसको बदल दिया गया है। आपको ठेकेदारी व्यवस्था का जो समस्त नियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सब रूल्स है, उसको बदल दिया गया है। उसी के कारण कहीं से कुछ न कुछ टपकेगा ही। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रेलवेज में, देखिए, और हमारे ईस्टर्न इंडिया तो बहुत ज्यादा प्रभावित है। हर एक दूसरे दिन 14 दिन में से 7 दिन एक्सीडेंट की खबरें आई हुई है। तो ये सब जो मैलिस है, इसके कारण है जो कोई व्यक्ति अपने आप को इज ए मैन इन ए ग्रेट हरी, वो कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ सिग्नेचर करके जाना चाहते हैं। उस सिग्नेचर करने के चक्कर में उन्होंने लोकतंत्र का तो ध्वंस किया ही है और हड़बड़ी ज्यादा मच गई उनको, तो उन्होंने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल भी डिक्लेयर कर दिया। तो इसीलिए ये सब हो रहा है और ये डिस्कशन में शायद नहीं आना चाहिए था, पर डिस्कशन में अब आना कंपलसरी हो गया है क्योंकि इसकी संख्या और बढ़ेगी।
अजय राय जी का कैंपेन देखिएगा बनारस में, वो जो बोल रहे थे, काफी लोगों ने सोचा होगा बाहर के, जी ये क्या बोल रहे हैं, जो रोड बन रहा है अच्छी बात है, इतना सहज नहीं है। जब रोड पे पैदल चले थे, जब कोविड हुआ था और हजारों लाखों मजदूरों को चलना पड़ा था, कुछ बातें, दिल को चुभने वाली बातें उस वक्त सामने आई थी। तो रोड में क्या करेंगे? रोड में आप चल रहे हो, आपको खाना तो मिल नहीं सकता रोड के ऊपर बेसिस करके, आप रोड पर तो सो नहीं सकते हो। और ये जो कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो तो काम में आ ही नहीं रहा है। आप देखिए, जो भारतीय रेल वर्ल्ड की सबसे बड़ी और विख्यात संस्था है 1853 साल से, और संप्रसारण हुआ है, कमियां भी रही है, बट देन इट हैज बीन ए स्टेडी ग्रोथ। आप कभी ये नहीं बोल सकते हैं जो रेलवे का ग्रोथ हो रहा था वो अब नेगेटिव में जा रहा है, पर एक्चुअली लास्ट 5-7 साल के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं जो रेलवे डेवलप नहीं कर रहा है, रेलवे का पॉजिटिव जोन में नहीं जाके नेगेटिव जोन में आ गया है। जबकि यहाँ पर आपने बड़े बड़े वंदे भारत और ये सब भी करवाया है, वो अच्छा लीक का मामला तो वहां पर ही है। अब पेपर लीक और किस तरह से हुआ है देखिए। अब यूपीएससी में क्या होगा? अभी दिल्ली में मैं गया था, कोई बता रहे थे, उनका थोड़ा संपर्क बीजेपी वालों से ज्यादा है, वही बता रहे थे जो कुलपति बनने के लिए 3-3 गवर्नर के वहां से पैसा मांगा गया। हमारे बंगाल में तो यहाँ काफी कुछ कोशिश की थी, हम लोगों ने सक्सेसफुल नहीं होने दिया, पूरा कंट्रोल फिर से गवर्नमेंट ने और एजुकेशनिस्ट लोगों ने ले लिया। कि तो हर एक जगह ये चल रहा है, और ये कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा लुक्रेटिव इजी पैमाना हो गया है, और इसीलिए अनफॉर्चुनेट होने के बावजूद इस बारे में डिस्कशन करना पड़ रहा है। अभी देखिएगा आप यूपीएससी में कितनी सारी धांधली हुई थी। आप देखिए ना, चेयरमैन कौन थे यूपीएससी के, उनका बैकग्राउंड देखिए ना, असिस्टेंट प्रोफेसर वाइस चांसलर हो गया था। तो ये सब वो भी और हर एक चीज का संपर्क भी हमारे गुजरात से ही थे, मनोज सोनी साहब। जी सबको बुरी तरह से जानते हैं। और जब पानी सर के ऊपर जाता है तो रेजिग्नेशन भी हो जाता है ना, पर ये सब पढ़ते तो खुलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था, मोदी गवर्नमेंट ने कहा था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, पूरी उल्टा है। मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नेंस हो गया है अभी देश में। जी बिल्कुल सही बात है। मैं सुधांशु जी आ गए थे, कहाँ गए? हाँ आ गए। हाँ सुधांशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुधांशु जी, आप जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। अब हमने हर एस्पेक्ट के चलते, हर दृष्टिकोण से इस पूरी जो अब संसद की छत टपकी है सुधांशु जी, वो मुद्दा है। वो मुद्दा जो है वो एक्चुअली एक तरह का उदाहरण है, या तो बात करने के लिए प्रेरित करता है हम सबको कि ओवरऑल जो व्यवस्था इस सरकार के शासन में 10 साल में बनी है, उसका एक तरह से वो एक उदाहरण है, नमूना है। कैसे देखते हैं हम सब चीजों को? माफी चाहता हूँ, आज तो काफी बार मैं एक्चुअली वो दिल्ली में बारिश हुई है और पूरा वाईफाई सिस्टम इधर का हमारी तरफ का हिला हुआ। पूरा देश का सिस्टम हिला हुआ है, आप चिंता मत करें। दरअसल मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ। तो खैर देखिए क्या था, जब लुटियंस ने, हम लोग जानते हैं लुटियंस जोन कहा जाता है, और लुटियंस ने उस जोन को बनाया है। और जब पार्लियामेंट का भवन बनाया जा रहा था तो उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें उन लोगों ने कहा था कि पार्लियामेंट को इस तरह से बनाना है कि ये जो, चूंकि ब्रिटिश कॉलोनीज का सबसे समृद्ध देश था भारत, तो वो समृद्धि की पहचान जो है उस पार्लियामेंट से झलकनी चाहिए और वो राष्ट्रपति भवन से झलकनी चाहिए। ये लुटियंस सोच थी जब वो पूरा बनाया गया था। बहुत बड़े लंबे चौड़े तरीके का स्ट्रक्चर है वो, कनॉट प्लेस एंड ऑल सारा। आश्चर्य है कि पूरे विश्व में और हम सब लोग जब बड़े हुए, जिस तरह से पार्लियामेंट के बिल्डिंग की भी एक अपनी, क्योंकि हर चीज की अपनी अहमियत होती है, उससे एक संदेश रहता है। तो वो जो पुराना पार्लियामेंट है, और आज अगर जैसे बता रहे थे रविंदर सिंह, मैं तो अंदर नहीं गया हूँ लेकिन बाहर से गुजरा हूँ, वो एक छोटे से मकान की तरह, आप उसके बगल से जाकर गुजरेंगे, एकदम आपको एक सामान्य सा एक मकान सा लगेगा। ये एक देश जो
विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस देश के बारे में, उसके पार्लियामेंट की ये हालत इन्होंने की। ये तो एक बिल्डिंग का है, बाकी सारी चीजें लोगों ने कही। दरअसल मैं कुछ और पॉइंट्स कहना चाहता हूं, जो आपने पूछा भी है और मेरी समझ वही थी कि मुझे वो चीज वही इनपुट देना चाहिए। एक चीज जो है, क्या ये जो छत टपक रही है, क्या पिछले 10 सालों में लोकतंत्र के बहुत सारे पैमाने नहीं हिल गए, या वहां पर क्षरण नहीं आई, वहां पर टपकन नहीं आई? लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा में जो हो रहा है, सभापति महोदय जो कर रहे हैं, चुनाव आयोग, जितने पैमाने और पिलर्स है, मीडिया, सब जगह क्षरण है सर। तो जब सब जगह क्षरण है तो उसका प्रतिफलन आपको दिखाई पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। जो सरकार ये कहकर सत्ता में आई थी कि हम काला धन खत्म कर देंगे, अभी जो लास्ट बजट गुजरा है उसमें काला धन पैदा करने का स्ट्रक्चर बनाया गया है। आप उठाकर देखिए, जो कहा जा रहा है, ये जो अभी जो 20% से घटाकर 12% कर दिया था, ये जो आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला जो मामला है, उसको बहुत अच्छे से वो आम आदमी पार्टी के उस पार्लियामेंट में बहुत साफ साफ बताया कि इससे आप किस तरीके से, खास करके जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के एरिया, वहां पर खाली ब्लैक मनी का एंट्री होगा। ये आप जब बना कर दे रहे हो स्ट्रक्चर, तो क्या होगा? आप देखिए बिहार जैसे राज्य में लगातार पुल गिरे हैं, इतिहास रच दिया इस बार बिहार। रेल दुर्घटना, कोई भी, हम सब यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी, हमारे से बहुत वरिष्ठ साथी बैठे हैं, क्या इतनी रेल दुर्घटना एक साथ इस देश में कभी हुई थी क्या? 13 दिन में 7 रेल दुर्घटना हुई। और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर ये बयान देता है कि जो भी XY पार्टी का जो भी है, इंडिया ब्लॉक के लोग, ये छोटी छोटी चीजों को, उनको शर्म नहीं आ रही है कि आप क्या बात कर रहे हो? एक दौर था इस देश के अंदर कि एक रेल दुर्घटना होती थी, मंत्रालय छीन जाता था मंत्री महोदय। और यहाँ पर 13 दिन में, चाहे छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, रेल दुर्घटना हो रही है, वो छोटी अगर वो मान लीजिए बड़ी में कन्वर्ट हो जाता, ऐसा नहीं है कि उसमें लोगों की मृत्यु नहीं हुई, पर बयान क्या दिया जा रहा है पार्लियामेंट। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज क्या है ना, कि क्रेडिबिलिटी, सेंस ऑफ, मतलब कि हम सत्ता में हैं और उसकी सत्ता में बैठने का मतलब सत्ता का भोग नहीं करना है, समाज सेवा भी करनी है, जनता ने आपको बिठाया है उस जनता का भी ख्याल रखना है, वो तो इनके अंदर है ही नहीं। हर पल पर वो अपमान करने के लिए लगे। ये अलग बात है कि भारत की जनता शायद अब समझने लगी है, पहले उसको वो नहीं समझ पा रहे। और एक सवाल और है कि ये करते क्या, इनकी पॉलिसी क्या रही है? देखिए, क्यों इतनी हड़बड़ी में ये बनाया गया पार्लियामेंट के अंदर? जो ये पार्लियामेंट बनाना, ये जो आप चीजें कह रहे थे कि मॉन्यूमेंट्स वाला, ये तो डे 1 से ये इवेंट मैनेजर है प्रधानमंत्री महोदय। इनकी पूरी राजनीति के मूल में है इवेंट करो, विदेश जाते हैं, वहां इवेंट करते हैं, वहां आपकी बार ट्रम्प सरकार करके आते हैं, ये भी नहीं सोचता। और ना इनके भक्त कभी इनसे पूछते हैं कि जब आप ये कहकर आ गए थे अब की बार ट्रम्प सरकार, तो जो हमारी डिप्लोमेसी को नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? के बाद जो आप क्या कर रहे हो, किसी भी स्वयंभू राष्ट्र के आंतरिक मामले में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। मैं पूछ सकता हूं कि कल हमारे लोकसभा चुनाव में पुतिन का या बाइडेन का बयान आता है कि नहीं, जब फलाने जी जीतेंगे, तो हम किस तरह, भारत की जनता किस तरीके से लेती? क्या सोचा कभी नहीं? तो क्षरण तो सर कई स्तर पर, मतलब कोई ऐसा सिरा नहीं बता है जहां पर हमारे लोकतंत्र को इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। जिस लोकतंत्र की गरिमा, भारत के लोकतंत्र की जो गरिमा थी, उसको इन्होंने ठेस नहीं पहुंचाया। और इवेंट का मैं बता रहा हूं, आप याद करिए गुजरात चुनाव था विधानसभा, और चुनाव के 2 दिन पहले पार्लियामेंट प्रधानमंत्री महोदय एक हवाई जहाज जो है, या हेलीकॉप्टर था, पता नहीं, हवाई जहाज था शायद, पानी में उतार रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्या शो करना चाहते? तो वही निकल कर है कि भाई इवेंट करना, इनको दिखाना है कि देखो मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। पार्लियामेंट को, अगर आप भारत के पार्लियामेंट की भवन बना रहे थे, और समय क्या था वो भी एक, जब पूरा विश्व, खाली भारत की बात नहीं थी, पूरे विश्व में त्राहिमाम था। जो सरकारी कर्मचारी थे, आप लोगों को शायद नहीं होगा पता, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी सैलरियां कटी हैं उस दौर में, उस पेंडेमिक के दौर में। हमारे को डीए से लेकर, और जो डीए महंगाई भत्ता नहीं दिया गया। मैं सर जी, सर आपकी तो सैलरी कटी है, लोगों की जिंदगियां कटी है, जो जिनकी सरकारी नौकरियां नहीं थी, वो तो बेचारे, वो तो उनकी तो नौकरियां चली गई, पता नहीं, वो
वो तो बहुत नहीं, कुछ हुआ है, वो बिल्कुल। एक जो इमोशनल पक्ष है उसपे तो है ही, वो तो खैर अभी डेटा है सर, और इन्हीं के लोगों ने दिया है कि कितना 46 लाख लोग मरे, इनके ही किसी अधिकारी ने जो इनके साथ पहले काम किया था, अभी आया है वो 4 दिन 5 दिन पहले का डेटा है। इन्हीं के किसी अधिकारी ने कहा कि 46 लाख लोग भारत में मरे, इनके साथ काम किया अधिकारी ने दिया, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, रविंदर सिंह जी को शायद याद। तो सवाल ये है कि मैं इसलिए जो सैलरी कटने वाला मामला इसलिए ला रहा था कि भाई इसका मतलब क्या था, देश की आर्थिक स्थिति डबाडोल थी उस समय, बिल्कुल और उसके बाद आप घोषणा कर रहे हो कि हम पार्लियामेंट बनाएंगे, ये क्या जिद थी भाई? आप बाद में भी कर सकते थे, देश की आर्थिक स्थिति जब सही हो जाती, क्या वजह जो आज ये हो रहा है, हो सकता है कि कोई बढ़िया आर्थिक हैसियत की स्थिति में आप बनाते तो और बड़ा एक बजट बनता, शायद और अच्छी इमारत बन पाती। ये जो चीजें हैं कि आपको क्या, अच्छा एक चीज और बताओ, चुनाव जीतने की हवस इतनी है, अभी मैं परसों देख रहा था दिल्ली के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री से मिलने गए, तो प्रधानमंत्री जो अखबारों का है आप निकाल कर देखना, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि चुनाव है, तुम सातों लोग काम में लग जाओ, मतलब डेवलपमेंट इसलिए करो क्योंकि दिल्ली का चुनाव है, ऐसे काम नहीं करना। अगर दिल्ली का चुनाव होता तब 7 पार्लियामेंट्रियन को आप क्या कहते? तो मतलब केवल चुनाव ही रह गया है क्या? डेमोक्रेसी का मतलब है चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना। आपको जनता चुन इसलिए तो नहीं भेजती है कि आप जो है वो सारे काम दिखावे के लिए करें, और ये सारा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पार्लियामेंट का बनाना या जो और चीजें लोग साथी कह रहे हैं, अयोध्या मंदिर में हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु कह रहे हैं कि भैया ये गलत समय, आप उद्घाटन मत करो, वहां पर भी सारी चीजें आ गई सबके सामने। चुनाव हार गए वो एक अलग बात है, लेकिन अलग चीजों पर अगर आप देखोगे तो ये करना क्या चाहते हैं, अल्टीमेट गेम ये है कि हमारे हाथ में सत्ता रहनी चाहिए, एक, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि जब ये देश दोबारा से, इसको हम दोबारा से इतिहास लिखेंगे, और जो भी है जी वो केवल ये दुनिया को बताया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जब आए थे तभी भारत का निर्माण हुआ था, इसके पहले भारत था ही, यही कॉन्सेप्ट लेकर, और इसी वजह से इनके जो अब डिसीजन है, आप देखिए अक्रॉस द क्यों आने लग गए भ्रष्टाचार, अभी तक 10 साल से इन्होंने छुपा कर रखा था, तो कितने दिन छुपा लेंगे? एक सीमा आती है, गिरते 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 आप उस स्तर तक गिर जाते हो जहां पर आपके पास छुपाने लायक कुछ बचता नहीं है, जहां पर आप पर्दे लगाकर भी, एक आए थे ना अमेरिका से आए राष्ट्रपति महोदय, तो आपने छुपाने के लिए पर्दे लगा दिए, मतलब 10-20 किलोमीटर तक लोगों को आपने ढक दिया, कब तक ढक लेंगे? एक सीमा तो आएगी ना, जब आपकी कमियां चाहे आप लाख छुपा लें वो निकल कर आएगा, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है, तो निकल कर आ रहा है। और हम लोगों को बिल्डिंग की चिंता तो से ज्यादा चिंता हमारी ये होनी चाहिए कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो काम, मतलब जो पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है, और पार्लियामेंट के अंदर जो मंत्रियों का जो रिप्लाई रहता है, आप उसको भी जरा गौर से देखिए। एक मंत्री ऐसा नहीं है जो इस वजह से, मान लीजिए कोई पार्लियामेंट्रियन सवाल करता है, रविंद्र जी खबर करते हैं, तो मंत्री का देखिए ये तो बहुत सामान्य सी परिपाटी रही है, नहीं कि भाई हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने क्षेत्र की समस्या, अपने राज्य की समस्या, देश की समस्या किसके पास लेके जाएगा? मंत्री के पास लेकर जाएगा। तो उसको ये लोग इस तरह से लेते हैं जैसे कोई उनकी कमियां गिना रहा है। अरे अगर कोई पार्लियामेंटेरियन सवाल पूछ रहा है तो आप उसको इस तरीके से क्यों लेते हो कि आपकी कमियां गिना रहे? बहुत सारी चीजें हैं जो हुई हैं, और आपको बताओ पार्लियामेंट स्पीकर बयान देते। अभी मैं देख रहा था एक समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धर्मेंद्र यादव, तो वो कह रहे थे कि कोई रेल की घोषणा हुई थी मुलायम सिंह जी के टाइम पर, तो स्पीकर महोदय आके कहते हैं कि पहले खाली घोषणा होती थी, अब काम होता है। मतलब क्या हो गया है? आप समझ रहे हैं क्षरण की क्या सीमा है पार्लियामेंट के अंदर, और स्पीकर की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो ये सर बड़े सवाल है जिसके ऊपर हमें और ये तो ठीक है, आपने एक मेटाफर ले लिया कि भाई पार्लियामेंट की बिल्डिंग चुन, मैं तो उसको मेटाफर की तरह ही लेकर सारे, और मुझे वही समझ में आ रहा है, तो इसलिए अलर्ट को वहां होना जी। बहुत बहुत सबका बहुत धन्यवाद करेंगे। समय समाप्त होने को आया है तो आज कार्यक्रम समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन आप सबने जो बातें रखी, मेरे ख्याल से दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं वो बहुत सारी कमेंट भी उनकी ओर से आ रही है, मैं देख रहा हूँ कमेंट वाले सेक्शन में। तो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ जी जी कि प्रॉब्लम सिर्फ फंक्शनल नहीं है, प्रॉब्लम मॉडल में भी है, मॉडल ही इंक्लूसिव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो सड़क बन रही हो चाहे कोई और चीज बन रही हो, बिल्कुल मॉडल इंक्लूसिव नहीं है, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है।
तो बस आज यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों का, और दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने ये बातचीत पूरी सुनी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातचीत उन्होंने सुनी है उस बातचीत को, और हमारा सब उद्देश्य था वो यही था कि एक प्रतीक के तौर पर, एक मेटाफर के तौर पर जो इस पूरी ये जो टपकी है छत उसको लेते हुए, और जहां जहां हर चीज टपक रही है पूरी सिस्टम में, हर जगह पे छेद है, उस पर एक रोशनी डाली जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये बातचीत जो है वो पसंद आई होगी, और आप इस बारे में जो भी सोच रहे हैं तो इसको आप जरूर से कमेंट करके हमको बताइएगा। और बातचीत अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक जो है उसको आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM और हमारे बहुत सारे प्रादेशिक चैनल हैं उनको भी आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, और ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो हमको आपकी ओर से जो भी छोटा सा भी अगर आर्थिक अनुदान मिलेगा तो हमारे उत्साह को वो ज्यादा बढ़ाएगा, तो वो भी जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।